इकाई 30 उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। विश्व के विभिन्न देशों में विविध प्रकार के उद्योगों की अवस्थिति है। सामान्यतः उद्योगों का संबंध उन आर्थिक क्रियाओं से है जिनके द्वारा खनिजों का निष्कर्षण, वस्तुओं का उत्पादन अथवा सेवाओं की व्यवस्था होती है। सामान्यतः किसी उद्योग की अवस्थिति को निम्न कारक प्रभावित करते हैं: कच्चा माल, श्रम, पूंजी, बाजार, जल, विद्युत, भूमि, परिवहन, संचार। उद्योग किसी देश की अर्थव्यवस्था का आधार होते हैं। उद्योगों को प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक उद्योगों में वर्गीकृत किया जाता है। प्राथमिक उद्योग प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर करते हैं क्योंकि ये पृथ्वी के संसाधनों जैसे भूमि, कृषि, जल, वनस्पति, भवन निर्माण सामग्री एवं खनन क्रिया से संबंधित हैं। प्राथमिक क्षेत्र के उद्योग, प्राइमरी सेक्टर इंडस्ट्रीज। प्राथमिक क्षेत्र के उद्योगों की स्थिति वहां अधिक होती है जहां संसाधनों की सुनिश्चित उपलब्धता हो, जैसे कोयला की खानें कोयला क्षेत्रों में ही पाई जाती है। खनन क्रिया प्राथमिक उद्योग के रूप में सम्मिलित की जाती है। प्राथमिक क्षेत्र के उद्योग कृषि, पशुपालन, मत्स्यन, खनन, काष्ठ कोष्ठक में लकड़ी कोष्ठक समाप्त। पशुपालन उद्योग। पशुपालन के अंतर्गत चलवासी पशुचारण तथा व्यापारिक पशुपालन को सम्मिलित किया जाता है। नंबर 1 चलवासी पशुचारण, नंबर 2 व्यापारिक पशुचालन। नंबर 1 चलवासी पशुचारण, ये पशुपालन का आदिम रूप है। ये जीवन निर्वाह प्रकार का पशुपालन है जिसमें परंपरागत नस्ल के पशु पाले जाते हैं। चलवासी पशुचारण अफ्रीका के साहेल प्रदेश, उप सहारा प्रदेश से लेकर मध्य एशिया तक विस्तृत है। ऋतु प्रवास चलवासी पशुचारण का एक विशेष प्रकार है जिसमें पशुचारक अपने पशुओं के झुंडों के साथ मौसमी प्रवास करते हैं। उदाहरण के लिए यूरेशिया के टुंड्रा प्रदेश में निवास करने वाली जनजातियां ग्रीष्म ऋतु में उत्तर की ओर तथा शीत ऋतु में दक्षिण की ओर प्रवास करती हैं। पृष्ठ संख्या 246। ऋतु प्रवास पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। पश्चिमी हिमालय में गद्दी एवं बकरवाल जैसी जनजातियां ग्रीष्म ऋतु में अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों की ओर तथा शीत ऋतु में कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों की ओर प्रवास करती हैं। नंबर 2 व्यापारिक पशुपालन। ये आधुनिक किस्म का पशुपालन है जिसमें उन्नत नस्ल के पशु पाले जाते हैं। इसमें अधिक पूंजी एवं अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान व्यापारिक पशुपालन के प्रमुख क्षेत्र हैं। यूक्रेन और रूस स्टेपी, उत्तर अमेरिका प्रेयरी, दक्षिणी अमेरिका पंपास, दक्षिण अफ्रीका वेल्ड, ऑस्ट्रेलिया डाउन्स। ये क्षेत्र व्यापारिक पशुपालन के प्रमुख क्षेत्र है। उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग, उरुग्वे एवं अर्जेंटीना में पशुपालन मुख्यतः मांस के लिए किया जाता है। उत्तर पूर्वी यूएसए, दक्षिण पूर्वी कनाडा, उत्तर पश्चिमी यूरोप, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड में डेयरी उद्योग का अधिक विकास हुआ है। व्यापारिक पशुपालन को रैचिंग के नाम से जाना जाता है। उपरोक्त प्रदेशों में पशुपालन उद्योग के विकास के लिए निम्नलिखित कारक उत्तरदायी है। नंबर 1 शीतोष्ण जलवायु एवं सामान्य वर्षा का क्षेत्र। नंबर 2 शीतोष्ण घास के मैदानों में कोमल एवं पोषक घास की प्रचुरता। नंबर 3 बृहद पैमाने पर चारे की कृषि। नंबर 4 नगरीकरण एवं उच्च जीवन स्तर के कारण पशु उत्पादों की भारी मांग। नंबर 5 विकसित देश होने के कारण पूंजी एवं तकनीक की सुविधा। नंबर 6 परिवहन व प्रशीतन जैसी आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता। नंबर 7 उत्तम नस्ल के पशुओं की अधिकता। नंबर 8 नस्ल सुधार, स्वास्थ्य सुधार, चारा आदि की दृष्टि से अनुसंधान एवं विकास पर बल। कारखाना कृषि, फैक्ट्री फार्मिंग, ये सर्वाधिक विकसित किस्म का पशुपालन उद्योग है जिसमें पशुओं को कारखाने में तैयार किया गया खाद्य पदार्थ खिलाया जाता है। इसमें अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। अमेरिका एवं पश्चिमी यूरोप के औद्योगिक एवं नगरीय केंद्रों में इस प्रकार का पशुपालन किया जाता है। सवाना प्रदेश एवं उष्ण कटिबंध के अन्य प्रदेशों में पशुपालन उद्योग का सीमित विकास हुआ है। इसके लिए निम्न कारक उत्तरदायी हैं। उष्ण एवं आर्द्र जलवायु जो पशुओं के लिए अस्वास्थ्यकर होता है।
मोटे एवं कड़े घास जिसमें पोषकता की कमी होती है, चारे की कमी, आधारभूत सुविधाओं की कमी, परंपरागत नस्ल के पशुओं की अधिकता, पूंजी व तकनीक की कमी, निम्न जीवन स्तर के कारण पशु उत्पादों की कम मांग। भारत में पशुपालन उद्योग। भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुपालन का महत्वपूर्ण स्थान है। कृषि एवं ग्रामीण परिवहन की दृष्टि से इसका अत्यधिक महत्व है। विश्व में पशुओं की सर्वाधिक संख्या 16% भारत में है तथा भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। भारत में पशुपालन उद्योग का जीडीपी में योगदान 4% तथा कृषि एवं संबंधित क्रियाओं में योगदान 25% है। ये ग्रामीण क्षेत्रों में पूरक रोजगार उपलब्ध कराने तथा कृषि के उतार चढ़ाव की स्थिति में आय का महत्वपूर्ण साधन है। पृष्ठ संख्या 247। महिला रोजगार तथा भूमिहीन एवं सीमांत किसानों को रोजगार उपलब्ध कराने में भी इसका काफी योगदान है। दक्षिण एवं उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में ग्रामीण गरीबी को दूर करने में पशुपालन की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि भारत में पशुपालन उद्योग का विकास उन्हीं क्षेत्रों में हुआ है। इसके बावजूद भारत का पशुपालन उद्योग पिछड़ा हुआ है तथा इसका स्वरूप जीवन निर्वाह है। विगत कुछ दशकों में पशुपालन उद्योग के विकास के लिए भारत में महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं, जिसके कारण पशुपालन क्षेत्र की वृद्धि दर कृषि की वृद्धि दर से अधिक तीव्र रही है। मांस उद्योग। पशुपालन के अंतर्गत मांस उद्योग का महत्वपूर्ण स्थान है। पशुओं की अधिकतम संख्या के बावजूद भारत मांस उद्योग के दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ है। मांस के निर्यात की दृष्टि से भारत काफी पीछे है। भारत में प्रति व्यक्ति मांस की खपत मात्र 2 किलोग्राम वार्षिक है, जबकि विकसित देशों में 150 किलोग्राम है। परंतु नगरीकरण, आधुनिकीकरण तथा पश्चिमीकरण, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, पोषक आहार के प्रति जागरूकता, पर्यटन के विकास आदि के कारण मांस उद्योग में तेजी से वृद्धि हो रही है। भारत में मांस उत्पादन के 3000 से भी अधिक मान्यता प्राप्त केंद्र स्थापित किए गए हैं। पृष्ठ संख्या 248। सुअर पालन को प्रोत्साहित करने के लिए सुअर फार्मों की स्थापना की गई है। उत्तर पूर्वी भारत में इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। जनजातियों को आर्थिक एवं तकनीकी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता आदि नगरों में मांस निर्यात केंद्र की स्थापना की गई है। हाल के वर्षों में कुक्कुट पालन पर विशेष ध्यान दिया गया है, क्योंकि कमजोर वर्गों को कम समय एवं कम लागत में इसके द्वारा रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल एवं आसाम में इसका काफी विकास हुआ है। इसके विकास के लिए सरकार द्वारा उन्नत किस्म के चूजों तथा मुर्गियों की आपूर्ति, पोषक आहार, भंडारण एवं विपणन से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। पशुओं की काफी संख्या के बावजूद भारत चमड़ा एवं ऊन के उत्पादन में पिछड़ा हुआ है। चमड़े का संग्रहण एवं भंडारण वैज्ञानिक रूप से नहीं होने के कारण उत्पादन काफी कम है। हाल के वर्षों में सरकार लेदर कॉम्प्लेक्स तथा फुटवेयर पार्क के माध्यम से चमड़ा उद्योग को प्रोत्साहित कर रही है। भारत के प्रति पशु मात्र 1 किलोग्राम ऊन प्राप्त होता है, जो कि विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। ऊन की गुणवत्ता भी निम्न स्तरीय है। इसमें सुधार के लिए संकर नस्ल की भेड़ों का विकास किया जा रहा है, जिसके लिए भेड़ प्रजनन फार्म स्थापित किए गए हैं। डेयरी उद्योग। भारत में 1965 में डेयरी उद्योग के विकास के लिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना की गई, जिसके द्वारा पशुओं में नस्ल सुधार तथा चारे की उपलब्धता को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया गया। 1970 में ऑपरेशन फ्लड प्रारंभ किया गया, जो कि विश्व का सबसे बड़ा समन्वित डेयरी विकास कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम सहकारी समितियों के माध्यम से चलाया गया। इन समितियों द्वारा निम्न कार्य प्रारंभ किए गए: दुग्ध का उत्पादन, संकलन एवं भंडारण, पशुओं के स्वास्थ्य सुधार एवं नस्ल सुधार की दिशा में प्रयास, चारे की उपलब्धता को बढ़ाना, दुग्ध उत्पादकों को प्रशिक्षित करना, दुग्ध परिष्करण के द्वारा विभिन्न उत्पादों का निर्माण। ऑपरेशन फ्लड के अंतर्गत दूध के राष्ट्रीय ग्रिड की दिशा में कार्य किया गया। दूध की अधिकता वाले क्षेत्रों में कमी वाले क्षेत्रों के साथ ग्रामीण उत्पादकों को शहरी उपभोक्ताओं के साथ जोड़ा गया, जिसके कारण वर्तमान में कुल दुग्ध उत्पादन के 50% से भी ज्यादा का व्यापार होता है। पहले ये मात्र 2% था।
ऑपरेशन फ्लड के कारण भारत में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्रांति आई, जिसे श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। भारत में 2014 से 2015 के अनुसार प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता 322 ग्राम है, जो कि विश्व औसत से अधिक है, तथा दुग्ध उत्पादन की वृद्धि दर 8% रही है। ऑपरेशन फ्लड के कारण सीमांत किसानों एवं भूमिहीन मजदूरों को लाभ हुआ है। उन्हें दूध का निश्चित एवं उचित मूल्य प्राप्त होने लगा है, जिनका कुल दुग्ध उत्पादन में लगभग 2/3 योगदान है। ऑपरेशन फ्लड का लाभ मुख्यतः उत्तर पश्चिमी भारत एवं दक्षिण भारत को मिला। वर्तमान में भारत में प्रति पशु 225 लीटर ही दूध प्राप्त होता है, जबकि विकसित देशों में ये 3 से 4 हजार लीटर है। अतः हाल के वर्षों में कुछ महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। पशुओं की नस्ल सुधार हेतु राष्ट्रीय पशु अथवा भैंस प्रजनन परियोजना चलाई जा रही है। चारे की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY के घटक के रूप में 2011 से 2012 में त्वरित चारा विकास कार्यक्रम आरंभ किया गया है। 2012 में विश्व बैंक की सहायता से राष्ट्रीय डेयरी योजना फेज 1 प्रारंभ की गई है, जिसका उद्देश्य दुधारू पशुओं की उत्पादकता को बढ़ाना तथा ग्रामीण स्तर पर आधारभूत सुविधाओं का विकास एवं विपणन की सुविधा का विकास किया गया है। भारत में पशुपालन उद्योग के पिछड़ेपन के कारण एवं समस्या। उष्ण एवं आर्द्र जलवायु, परंपरागत सामाजिक धार्मिक मान्यताएं, कोष्ठक में मांस उद्योग पर प्रभाव, कोष्ठक समाप्त। पशु स्वास्थ्य पोषण आदि से संबंधित जानकारी के अभाव के कारण पशुओं को बीमारियां, पशु स्वास्थ्य की सुविधा का अभाव, परिवहन, भंडारण, विपणन आदि आधारभूत सुविधाओं की असंतोषजनक स्थिति, पूंजी की कमी के कारण जीवन निर्वाह स्वरूप का पशुपालन, स्वच्छ पेयजल की कमी, जल प्रदूषण के कारण गंभीर समस्या, पोषक चारे की कमी के कारण कुपोषण की समस्या, उत्तम नस्ल के पशुओं की कमी के कारण निम्न उत्पादकता, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की परिष्करण सुविधा के अभाव में गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव। खनन उद्योग। भारत में खनन उद्योग एक मुख्य आर्थिक गतिविधि के रूप में भारत की अर्थव्यवस्था में सार्थक रूप से योगदान कर रही है। खनन उद्योग का GDP में 2.2 से 2.5% तक योगदान है। साथ ही ये उद्योग औद्योगिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारतीय खनन उद्योग लगभग 7 लाख लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करता है। भारत अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है तथा अन्य खनिजों के संदर्भ में भी भारत का महत्वपूर्ण स्थान है। खनन उद्योग को प्रभावित करने वाले कारक। नंबर 1, भौतिक कारक। पहला, खनिज के निक्षेप या जमाव की मात्रा। वृहद मात्रा में निक्षेपित खनिज का उत्पादन लाभकारी होता है। दूसरा, गहराई। गहराई में वृद्धि के साथ निष्कर्षण खनन मूल्य में वृद्धि होती है, अतः अधिक गहराई से खनिजों का उत्पादन लाभकारी नहीं हो पाता है। तीसरा, अवस्थिति। प्रतिकूल अवस्थिति वाले क्षेत्रों से खनिजों के उत्पादन में समस्या आती है, जैसे आवागमन में कठिनाई के कारण पर्वतीय क्षेत्रों से खनिज प्राप्त करना, बाजार से बढ़ती दूरी के साथ परिवहन मूल्य में वृद्धि के कारण उत्पादन लाभदायक नहीं होता है, जैसे साइबेरिया में। चौथा, खनिजों की गुणवत्ता। उच्च गुणवत्ता वाले खनिजों के उत्पादन को प्राथमिकता दी जाती है। पृष्ठ संख्या 249। पांचवा, खनिज का मूल्य। अधिक मूल्यवान खनिजों का उत्पादन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी किया जाता है, जैसे गहरे खानों से सोना एवं हीरा प्राप्त करना, कोलार की खान। ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थलीय प्रदेश में कालगुरली एवं कूलगार्डी। नंबर 2, मानवीय कारक। पहला, तकनीक। खनिजों के सर्वेक्षण एवं उत्पादन हेतु तकनीकी विकास आवश्यक है। अनेक विकासशील देशों में तकनीकी पिछड़ेपन के कारण खनिजों के सर्वेक्षण एवं उत्पादन में बाधा उत्पन्न हो रही है। तकनीकी विकास के फलस्वरूप भविष्य में उन खनिजों का भी दोहन किया जा सकता है जो वर्तमान में संभव नहीं है, जैसे महासागरों में मौजूद बहुधात्विक पिंड। दूसरा, परिवहन एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता। खनिजों को खदानों से परिष्करण केंद्र तक पहुंचाने के लिए परिवहन सुविधाएं अनिवार्य है। तीसरा, सर्वेक्षण एवं उत्पादन हेतु पूंजी की उपलब्धता। चौथा, बाजार की सुविधा।
घरेलू या विदेशी बाजार की आवश्यकता। 5वां, राजनीतिक एवं प्रशासनिक कारक जैसे विकसित देशों में संरक्षण की नीति के कारण खनिजों के उत्पादन में कमी आएगी। उल्लेखनीय है कि जैसे जैसे मानवीय कारकों में विकास होता है, भौतिक कारकों के महत्व में कमी आती है। काष्ठ उद्योग, लंबरिंग इंडस्ट्री। विश्व में काष्ठ उद्योग का विकास मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंध में स्थित विकसित देशों में हुआ है, जैसे उत्तर अमेरिका में कनाडा एवं यूएसए, स्कैंडिनेविया में नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड तथा रूस काष्ठ उद्योग की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इन देशों में काष्ठ उद्योग काफी संगठित है, जिसके निम्न कारण हैं। पहला, टैगा वन कोष्ठक में बोरियल अथवा शंकुधारी कोष्ठक समाप्त एक ही प्रजाति के वृक्षों का विस्तृत क्षेत्रों में पाया जाना। दूसरा, कम सघनता, लताओं एवं छोटी वनस्पतियों का अभाव पाया जाता है। तीसरा, मुलायम लकड़ी, व्यावसायिक दृष्टि से कागज एवं लुगदी उद्योग, कृत्रिम रेशा आदि उपयोगी है। मुलायम लकड़ी के कारण काटने एवं परिवहन की सुविधा होती है। चौथा, सस्ते जल व परिवहन की सुविधा। पांचवा, वैज्ञानिक प्रबंधन के कारण वनों की उच्च उत्पादकता। छठा, लकड़ी की कृषि, एक तरफ से वन काटे जाते हैं तथा दूसरी तरफ वन लगाए जाते हैं। सातवां, बाजार से निकटता। आठवां, विद्युत की सुविधा। उष्ण कटिबंध में काष्ठ उद्योग का सीमित विकास होने के कारण। नंबर 1, उष्ण एवं आर्द्र जलवायु स्वास्थ्य की दृष्टि से प्रतिकूल तथा कीड़े मकोड़े की अधिकता है। दूसरा, मिश्रित वृक्ष है। तीसरा, अनेक क्षेत्रों में दलदली भूमि है। चौथा, कठोर लकड़ी, इस लकड़ी की व्यावसायिक मांग कम एवं काटना तथा परिवहन कठिन है। पांचवा, परिवहन सुविधाओं का अभाव है। छठा, विकासशील देश होने के कारण मांग में कमी है। सातवां, वैज्ञानिक प्रबंधन के अभाव में वनों की उत्पादकता निम्न है। पृष्ठ संख्या 250। मत्स्य उद्योग। विश्व में मत्स्य उद्योग का विकास मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में हुआ है। इसके लिए निम्नलिखित कारक उत्तरदायी है। ए, भौतिक कारक। नंबर 1, चौड़ा मग्न तट। विश्व का सबसे चौड़ा मग्न तट आर्कटिक महासागर है। उच्च अक्षांशीय क्षेत्र में हिमानी के अपर्दन के कारण मग्न तट चौड़े हैं। दूसरा, अनेक बैंकों कोष्ठक में तटों की उपस्थिति है। तीसरा, कटी छठी तट रेखा जो कि पोताश्रय एवं बंदरगाहों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चौथा, अनुकूल जलवायु। शीतोष्ण जलवायु में मछलियां जल्दी खराब नहीं होती हैं। पांचवा, शीतोष्ण जलवायु के कारण उत्तम कोटि की मछलियों की प्रचुरता होती है। छठा, गर्म एवं ठंडी जलधाराओं के मिलने के कारण पोषक तत्वों एवं प्लैंकटन की बहुलता है। सातवां, अनेक क्षेत्रों में भूमि कृषि की दृष्टि से कम अनुपयुक्त है, जिसके कारण समुद्री भोजन पर निर्भरता है। बी, मानवीय कारक। विकसित देश होने के कारण उच्च तकनीकी एवं पूंजी की सुविधा है। गहन सागरीय मत्स्यन काफी विकसित है। परिवहन, प्रशीतन एवं प्रसंस्करण जैसी आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता है। उच्च प्रति व्यक्ति आय के कारण मत्स्य उत्पादों की भारी मांग है। भारत में मत्स्य उद्योग। भारत में 1980 के दशक में मत्स्य उद्योग के आधुनिकीकरण एवं वाणिज्यीकरण की दिशा में कई महत्वपूर्ण प्रयास किए गए, जिसके फलस्वरूप मत्स्य उद्योग में अभूतपूर्व वृद्धि हुई, जिसे नीली क्रांति के नाम से जाना जाता है। भारत में 1950 से 1951 में जहां 7 लाख टन मछली उत्पादन था, वहीं 2011 में 87 लाख टन मछली का उत्पादन हुआ। आजादी के उपरांत जहां कृषि में मात्र 5 गुना वृद्धि हुई, जबकि मछली उत्पादन में लगभग 12 गुना वृद्धि हुई है। इस उद्योग में एक अनुमान के अनुसार 1.4 करोड़ लोग कार्यरत हैं। किसानों को पूरक रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से भी मत्स्य उद्योग का महत्वपूर्ण स्थान है। मछलियां प्रोटीन एवं विटामिन का महत्वपूर्ण स्रोत हैं, अतः खाद्य एवं पोषक आहार की दृष्टि से इनका काफी महत्व है। यद्यपि भारत के कुल जीडीपी का मात्र 1% मत्स्यन से प्राप्त होता है, किंतु मछलियां निर्यात की महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं। भारत में स्वच्छ तथा खारे जल दोनों ही क्षेत्रों में मत्स्यन की व्यापक संभावनाएं हैं। EEZ का विस्तार 20 लाख वर्ग किलोमीटर में है, जो भारत की मुख्य भूमि के 2/3 क्षेत्र के बराबर है। यहाँ नदियों, झीलों, नहरों, लैगून, धान की कृषि की अधिकता के कारण मत्स्यन की काफी संभावनाएं हैं।
मत्स्य उद्योग के विकास के लिए प्रयास। नंबर 1, परंपरागत नौकाओं का मशीनीकरण किया गया है। नंबर 2, मछुआरों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। नंबर 3, IRS सैटेलाइट के प्रयोग के द्वारा मत्स्य क्षेत्रों का सर्वेक्षण हो रहा है। मुख्यतः गहन सागरीय क्षेत्रों में सर्वेक्षण किया गया है। नंबर 4, परिवहन, प्रशीतन, प्रसंस्करण जैसी आधारभूत सुविधाओं का विकास किया गया है। नंबर 5, गहन सागरीय मत्स्यन हेतु तकनीकी विकास की दिशा में प्रयास किया गया है। नंबर 6, तटीय क्षेत्रों में झींगा पालन की परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। नंबर 7, विश्व बैंक की सहायता से झींगा पालन की परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। पृष्ठ संख्या 251। नंबर 8, मत्स्यन हेतु पोताश्रयों का विकास किया गया है। नंबर 9, फिश फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी FFDA का विकास स्वच्छ जल की मछलियों के लिए तथा ब्रैकिश फिश डेवलपमेंट एजेंसी BFDA का गठन खारे जल की मछलियों के लिए किया गया है। इन एजेंसियों के द्वारा मत्स्यन के क्षेत्र में तकनीकी, वित्तीय एवं विस्तार सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। 10वां, राष्ट्रीय मत्स्यन बोर्ड का गठन। इसके द्वारा समुद्री मत्स्यन का व्यावसायिक प्रबंधन, भंडारण, विपणन, प्रसंस्करण तथा अनुसंधान व विकास की दिशा में कार्य किया जा रहा है। समस्याएं अथवा सीमाएं। नंबर 1, उष्ण एवं आर्द्र जलवायु जिसके कारण मछलियां जल्दी खराब हो जाती हैं। नंबर 2, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में अपेक्षाकृत संकरे महाद्वीपीय मग्न तट है। नंबर 3, गहन सागरीय मत्स्यन तकनीक का पिछड़ा होना जिसके कारण वास्तविक उत्पादन संभावित उत्पादन का मात्र 10 से 12% है। नंबर 4, प्रदूषण की समस्या। नंबर 5, झींगा पालन के लिए पारिस्थितिक असंतुलन, मोनोकल्चर के कारण जैविक विविधता का ह्रास जिसके फलस्वरूप तटीय पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन होगा क्योंकि तटीय पारिस्थितिक तंत्र अत्यधिक संवेदनशील पारिस्थितिक तंत्र होते हैं। 6, परिवहन, प्रशीतन, प्रसंस्करण से संबंधित आधारभूत सुविधाओं की कमी है। 7वां, निम्न जीवन स्तर तथा सामाजिक धार्मिक कारणों से मांग कम होना तथा मांग में उतार चढ़ाव है। 8वां, पूंजी की कमी तथा तकनीकी पिछड़ापन। प्राथमिक क्षेत्र के उद्योगों की अवस्थिति को निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं। नंबर 1, श्रम आपूर्ति। प्राथमिक क्षेत्र के उद्योगों में श्रम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, अतः श्रम सुलभ व सस्ता होना आवश्यक है। नंबर 2, परिवहन। श्रम व उत्पादित वस्तु की आपूर्ति के लिए सड़क, रेल, समुद्र आदि की सहायता उपयोगी होती है। नंबर 3, स्थिति। उद्योगों के विस्तार के लिए सतह या भूमि पर्याप्त रूप से उपलब्ध होनी चाहिए तथा भूमि का समतल होना भी आवश्यक है। नंबर 4, विद्युत आपूर्ति। वर्तमान में अधिकांश उद्योगों के लिए ये अति महत्वपूर्ण आवश्यकता है, अतः ऊर्जा की आपूर्ति सुनिश्चित होनी आवश्यक है। नंबर 5, सरकारी सहायता। अनुदान, ऋण उपलब्धता, श्रम प्रशिक्षण आदि महत्वपूर्ण कारक हैं जिनके संदर्भ में सरकारी सहायता आवश्यक होती है। द्वितीय क्षेत्र के उद्योग, सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्रीज। द्वितीय क्षेत्र के उद्योग या विनिर्माण क्रियाएं उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का रूप बदलकर उसे मूल्यवान बना देती है, जैसे कपास का उपयोग वस्त्र बनाने में तथा लौह अयस्क का उपयोग लौह इस्पात बनाने में किया जाता है। द्वितीय क्रियाएं विनिर्माण, प्रसंस्करण और निर्माण उद्योग से संबंधित हैं। विनिर्माण से आशय किसी वस्तु के उत्पादन से है। विनिर्माण की सभी प्रक्रियाओं में कुछ सामान्य विशेषताएं होती हैं, जैसे शक्ति का उपयोग, एक ही वस्तु का उत्पादन एवं कारखानों में विशिष्ट श्रमिक जो मानक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। विनिर्माण उद्योग में शक्ति के आधुनिक साधन एवं मशीनरी का प्रयोग किया जाता है। विश्व में विनिर्माण उद्योग संपूर्ण क्षेत्रफल के 10% से भी कम क्षेत्र पर संकेंद्रित है। स्मिथ का विचार है कि उद्योग की स्थापना सामान्यतः अधिक लाभ वाले स्थानों पर होती है, जिसके लिए उत्पादन मूल्य का न्यूनतम तथा बाजार मूल्य का अधिकतम होना आवश्यक है। द्वितीय क्षेत्र के उद्योगों की अवस्थिति के कारकों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1, भौतिक कारक। नंबर 2, मानवीय एवं आर्थिक कारक। पृष्ठ संख्या 252। भौतिक कारक के 4 प्रकार: कच्चा माल, ऊर्जा की आपूर्ति, परिवहन का मार्ग, भूमि व स्थिति। मानवीय एवं आर्थिक कारक के 6 प्रकार: श्रम, बाजार, परिवहन, भूमि मूल्य, पूंजी, सरकारी नीति। नंबर 1, कच्चे माल की आपूर्ति। वो वस्तु जिसका रूप परिवर्तित करके उसे उपयोगी वस्तु के रूप में परिवर्तित किया जाता है,
कच्चे माल के रूप में जानी जाती है। ये किसी भी उद्योग की आधारभूत सामग्री है। उद्योग के लिए कच्चे माल अपेक्षाकृत सस्ता एवं सरलता से परिवहन योग्य होना चाहिए। भारी वजन, सस्ते मूल्य एवं वजन ह्रास आधारित उद्योगों का कच्चे माल के स्रोतों के समीप होना आवश्यक होता है, क्योंकि इससे परिवहन लागत कम हो जाती है, जैसे इस्पात, चीनी, सीमेंट उद्योग आदि। शीघ्र खराब होने वाले पदार्थ जैसे खाद्य प्रसंस्करण एवं डेयरी उत्पाद आदि क्रमशः कृषि उत्पादन व दुग्ध आपूर्ति स्रोतों के समीप ही संसाधित किए जाते हैं। इस प्रकार विभिन्न उद्योगों में प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल की विशेषताएं भिन्न भिन्न होती हैं। भारत में भिलाई, छत्तीसगढ़, राउरकेला, ओडिशा, जमशेदपुर, झारखंड का इस्पात कारखाना, यूएसए के महान झील प्रदेश के कारखाने, भारत में सीमेंट के कारखाने, राजस्थान से लेकर बिहार के सासाराम तक अपने कच्चे माल के स्रोत के निकट ही अवस्थित हैं। एंग्लो अमेरिका, रूस में कागज के कारखाने वनों के निकट स्थापित किए गए हैं। द्वितीयक उद्योग अन्य उद्योगों के उत्पादों का कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हैं। इनकी स्थापना प्राथमिक उद्योग के कारखानों के निकट होती है, जैसे पेट्रो, रसायन एवं उर्वर उद्योग का तेल शोधनशालाओं के निकट तथा स्लैग आधारित सीमेंट के कारखानों की स्थापना लौह इस्पात केंद्रों के निकट की गई है। तकनीकी विकास के साथ कच्चे माल का अधिक गहन उपयोग संभव हुआ है। खदानों के निकट ही अयस्कों का शोधन किया जाने लगा है तथा अर्ध संसाधित कच्चे माल का कम मूल्य पर परिवहन संभव हुआ है। इसके कारण स्थानीयकरण में कच्चे माल के महत्व में कमी आई है। यूएसए एवं जापान जैसे विकसित देश 2/3 अर्ध संसाधित पदार्थों का कच्चे माल के रूप में प्रयोग करने लगे हैं। नंबर 2, ऊर्जा की आपूर्ति। आधुनिक युग में उद्योग के लिए शक्ति का महत्व अधिक है। श्रम की भांति ऊर्जा की आपूर्ति भी उद्योगों के विकास में एक महत्वपूर्ण तत्व है। वे उद्योग जिनमें अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है ऊर्जा के स्रोतों के समीप लगाए जाते हैं, जैसे एल्यूमीनियम उद्योग। प्राचीन समय में कोयला शक्ति का प्रमुख संसाधन था, पर आज जल विद्युत व खनिज तेल भी कई उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण संसाधन बन चुके हैं। ऊर्जा दक्षता में सुधार, विद्युत ग्रिड का निर्माण, तेल एवं गैस पाइपलाइन परिवहन का विकास आदि कारणों से स्थानीयकरण के रूप में ऊर्जा के महत्व में कमी आई है। तीसरा, परिवहन मार्ग। उद्योगों की अवस्थिति को परिवहन मार्ग भी प्रभावित करता है। नदी मार्ग, सड़क परिवहन व रेलवे ने कच्चे माल व उत्पादित वस्तुओं के यातायात को सुगम बना दिया है। भारत तथा विश्व के कई देशों में द्रुतगामी फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है, जिससे आपूर्ति की उपलब्धता त्वरित गति से हो। चौथा, भूमि एवं स्थिति। अधिकांश उद्योगों के लिए सस्ते मूल्य पर बड़े समतल क्षेत्र की आवश्यकता होती है। मानवीय एवं आर्थिक कारक, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक फैक्टर। द्वितीय क्षेत्र के उद्योगों की अवस्थिति के लिए भौतिक कारकों के साथ साथ मानवीय व आर्थिक कारकों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। श्रम। किसी भी उद्योग में श्रमिकों की अनिवार्य आवश्यकता होती है, परंतु उनकी संख्या भिन्न भिन्न होती है। श्रम गहन उद्योगों में श्रमिकों की अधिक आवश्यकता होती है। श्रम की कुशलता पर ही उत्पादन निर्भर करता है। जिस वस्तु या उत्पाद के उत्पादन में स्वचालित मशीनों का अधिक उपयोग होता है, वहां श्रमिकों की आवश्यकता कम होती है। पृष्ठ संख्या 253। बदलते संदर्भ में मशीनीकरण, ऑटोमेटिक यंत्र एवं औद्योगिक प्रक्रिया के लचीलेपन ने उद्योगों में श्रमिकों की निर्भरता को कम किया है, किंतु इस प्रकार के उद्योगों में भी कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। हाल के वर्षों में तकनीकी विकास एवं मशीनीकरण के कारण श्रम के महत्व में कमी आई है। बाजार। बाजार का अभिप्राय उस स्थान या क्षेत्र से है जहां औद्योगिक उत्पादन की खपत होती है। यूरोप, उत्तरी अमेरिका, जापान एवं ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र वृहद वैश्विक बाजार हैं, क्योंकि इन देशों के लोगों की क्रय क्षमता अधिक है। दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के अधिक जन घनत्व वाले प्रदेश भी वृहद बाजार उपलब्ध कराते हैं। बाजार मांग व पूर्तियों की शक्ति से संचालित होते हैं, अर्थात औद्योगिक उत्पादन वस्तुओं की मांग पर निर्भर करता है। जिस वस्तु की मांग अधिक होती है उसके औद्योगिक उत्पादन में तीव्रता देखी जाती है। बदलती खाद्य आवश्यकताओं के अनुरूप वर्तमान में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नत उद्योगों में से एक है। यहाँ एक चित्र प्रस्तुत है जिसमें उद्योग बाजार का संबंध दर्शाया गया है। निवेश, कच्चा माल तथा या अथवा उसके घटक,
उत्पादन घटक, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम अवसंरचना। इसमें से एक तीर निकलता हुआ दर्शाया गया है जो परिवहन तक जाता है। उसमें से एक तीर निकलता हुआ दर्शाया गया है जो कारखाना तक जाता है। कारखाना से एक तीर निकलता हुआ दर्शाया गया है जो तैयार माल उत्पाद तक जाता है। इसमें से एक तीर निकलता दर्शाया गया है जो परिवहन तक जाता है, और परिवहन से एक तीर निकलता दर्शाया गया है जो बाजार तक जाता है। बाजार से एक तीर निकलता दर्शाया गया है जो पूंजी तक जाता है, और पूंजी से एक तीर जिसके दो सिरे हैं, निवेश, कच्चा माल तथा या अथवा उसके घटक, उत्पादन घटक, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमी अवसंरचना तक जाता है। परिवहन उद्योग तथा परिवहन का घनिष्ठ संबंध है। उद्योगों के लिए कारखाने में कच्ची सामग्री एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने तथा उत्पादित वस्तु को बाजार तक पहुंचाने के लिए परिवहन के उपयुक्त साधनों का होना आवश्यक है। परिवहन तथा उद्योग अंतर संबंधित होते हैं। ये संयोग मात्र नहीं है। जहां परिवहन के साधन व्यवस्थित ढंग से संचालित होते हैं, वहां उद्योगों का सघन जाल होता है। परिवहन लागत किसी औद्योगिक इकाई की अवस्थिति को निश्चित करने का महत्वपूर्ण कारक है। पश्चिमी यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भागों में अत्यधिक परिवहन तंत्र विकसित होने के कारण हमेशा इन क्षेत्रों में उद्योगों का संकेंद्रण रहा है। आधुनिक उद्योगों के लिए परिवहन तंत्र एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। उद्योगों के लिए सूचनाओं के आदान प्रदान में संचार की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। भूमि मूल्य। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां आधारभूत सुविधाएं कम विकसित हैं, वहां सुविधाएं विकसित कर कम मूल्य पर उद्योगों के लिए आधारभूत सुविधाएं मुहैया कराई जा सकती है। विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र की संकल्पना के तहत उद्योगों के विकास को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराकर उद्योगों की स्थापना की प्रक्रिया में तीव्रता लाई जा रही है। किसी उद्योग की अवस्थिति का निर्धारण उसके न्यूनतम उत्पादन लागत से तय होता है। सरकारी नीतियों तथा निपुण श्रमिकों की उपलब्धता भी उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करती है। पृष्ठ संख्या 254। पूंजी। उद्योगों के लिए पूंजी एक महत्वपूर्ण अवयव है। कच्ची सामग्री, श्रम, शक्ति आदि प्राप्त करने के लिए पूंजी एक अनिवार्य आवश्यकता है। पूंजी की मात्रा से उद्योगों की स्थापना की प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ता है। बैंक तथा अन्य संस्थाएं उद्योगों को दीर्घकालीन अवधि के ऋण उपलब्ध कराती है, जिससे उद्यमियों को उद्योग की स्थापना में समस्याओं का सामना न करना पड़े। सरकारी नीति। उद्योगों की अवस्थिति को सरकारी नीति महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। सरकार अपनी नीतियों के माध्यम से जैसे कर में छूट, सस्ता किराया एवं निश्चित स्थानों पर उद्योग लगाने पर कंपनियों को विभिन्न प्रकार के लाभ प्रदान करती है। भारत में भी पिछड़े क्षेत्रों को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक सरकारी नीतियां लाई गईं। सरकारी नीति उद्योगों के समूहन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रबंधन की आवश्यकता। वैसे स्थान जो कुशल प्रबंधकों को आकर्षित करते हैं, उद्योगों की स्थापना की दृष्टि से उपयुक्त होते हैं, जैसे बड़े नगर। औद्योगिक जड़त्व। कच्चे माल की सुविधा जैसे आरंभिक सुविधाओं के समाप्त हो जाने के कारण भी उद्योग अपने मूल स्थान पर बने रहते हैं। इसके लिए आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता, भौतिक पूंजी की अगतिशीलता जैसे कारण उत्तरदायी होते हैं। यूरोप के अनेक क्षेत्रों में ऐसा देखने को मिलता है। विनिर्माण उद्योगों के स्थानीयकरण की नवीन प्रवृत्ति। विगत कुछ वर्षों में विशेष रूप से विकसित देशों में उद्योगों के स्थानीयकरण की कुछ नवीन प्रवृत्तियां उभरकर सामने आई हैं। तकनीकी विकास के कारण स्थानीयकरण पर कच्चे माल, ऊर्जा, श्रम आदि के प्रभाव में कमी आई है। उद्योगों के स्थानीयकरण पर वैश्वीकरण का भी प्रभाव पड़ा है। विकसित देशों में उन्नत तकनीक पर आधारित उद्योगों पर बल दिया जा रहा है, जबकि निम्न तकनीकी तथा श्रम प्रधान इकाइयां विकासशील देशों में स्थापित की जा रही हैं। इसे नवीन अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन कहा गया है। प्रारंभ में विश्व में बड़े बड़े कारखानों के स्थानीयकरण पर बल दिया गया है। फोर्ड के मॉडल के आधार पर इसे फोर्डिज्म कहा गया, परंतु वर्तमान प्रवृत्ति छोटे छोटे कारखानों के स्थानीयकरण की है, जिसे पोस्ट फोर्डिज्म की संज्ञा दी गई। इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल आदि कंपनियों द्वारा विभिन्न पुर्जों के निर्माण हेतु विभिन्न देशों में औद्योगिक इकाइयां स्थापित की गई हैं। इन पुर्जों को बाजार में असेंबल किया जाता है, जिससे परिवहन मूल्य की बचत होती है तथा उत्पादों के टूटने फूटने का डर नहीं होता है।
टूटने फूटने वाले पार्ट स्थानीय स्तर पर तैयार किए जाते हैं। टोयोटा, नोकिया, पैनासोनिक, शार्प आदि कंपनियां इसके उदाहरण हैं। हाल के वर्षों में नगरों के बाह्य क्षेत्र में सस्ते जमीन तथा खुले वातावरण में आधुनिक उद्योगों के स्थानीयकरण की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। यहाँ इकाइयों में पेड़ पौधे, फूल आदि लगाकर पर्यावरण को आकर्षक बनाया जाता है, अतः इन्हें टेक्नोलॉजी पार्क के नाम से जाना जाता है। फुटलूज उद्योग वैसे उद्योग जिनका स्थानीयकरण की दृष्टि से स्वतंत्र अस्तित्व होता है, अर्थात इनके स्थानीयकरण पर कच्चे माल, श्रम आदि की सुविधा का विशेष महत्व नहीं होता है। ये हल्के उद्योग होते हैं तथा सामान्यतः प्रदूषण रहित होते हैं, जैसे खिलौना उद्योग, हौजरी उद्योग, हल्के इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। औद्योगिकरण, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन एवं पुनः औद्योगिकरण, री इंडस्ट्रियलाइजेशन। हाल के वर्षों में विकसित देशों में पुरानी तकनीक आधारित श्रम प्रधान औद्योगिक उत्पादों में कमी लाई है। पुरानी तकनीक तथा महंगे श्रम के कारण ऐसे कारखानों में उत्पादित वस्तुएं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में नहीं टिक पाती हैं। इसके फलस्वरूप उद्योगों का ह्रास होता है, जिसे नी औद्योगिकरण कहते हैं। कुछ क्षेत्रों में जहां परंपरागत उद्योगों का ह्रास हुआ है, उस क्षेत्र में आधुनिक तकनीकी तथा कुशल श्रम आधारित औद्योगिक इकाइयां स्थापित की गई हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, औषधि उद्योग आदि। इसे ही पुनः औद्योगिकरण कहते हैं। विश्व में विनिर्माण उद्योग के प्रमुख क्षेत्र। नंबर 1, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका। ये क्षेत्र विनिर्माण उद्योग का अत्यधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जहां उद्योगों के स्थानीयकरण हेतु निम्न कारक उत्तरदायी हैं। पृष्ठ संख्या 255। नंबर 1, यूएसए की 3/4 जनसंख्या के कारण वृहद बाजार एवं कुशल श्रम की सुविधा है। नंबर 2, तटीय स्थिति तथा अनेक बड़े बड़े बंदरगाहों के कारण कच्चे माल के आयात तथा तैयार माल के निर्यात की सुविधा है। नंबर 3, परिवहन का सघन जाल। इस प्रदेश को रेल एवं सड़क परिवहन के साथ सस्ते जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध है। उत्तरी अटलांटिक जल मार्ग के द्वारा ये क्षेत्र पश्चिमी यूरोप से जुड़ा हुआ है। चौथा, अपलैशियन क्षेत्र से कोयला तथा महान झील क्षेत्र में लौह अयस्क की सुविधा है। नंबर 5, महान प्रपात रेखा पर सस्ते जल विद्युत की सुविधा है। नंबर 6, वैसे उद्योगों की स्थापना जिनमें अर्ध संसाधित कच्चे माल का प्रयोग होता है। इस प्रदेश में 2/3 अर्ध निर्मित कच्चे माल अन्य क्षेत्रों में लाए जाते हैं। 7वां, पृष्ठ प्रदेश, वो प्रदेश जिसके आसपास उद्योग स्थापित हो, से कृषि आधारित उद्योगों के लिए कच्चे माल की सुविधा है। 8वां, उद्योगों के प्रारंभिक स्थानीयकरण का लाभ है। 9वां, पूंजी व तकनीकी सुविधा उपलब्ध है। नंबर 2, पश्चिमी यूरोप। विश्व में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इसी प्रदेश में हुई। इस प्रदेश में अनेक औपनिवेशिक शक्तियां मौजूद थीं, जिनमें उपनिवेशों से कच्चे माल के आयात, तैयार माल की सुविधा प्राप्त थी। अन्य प्रमुख कारक निम्न हैं। पहला, स्थानीय कोयला। रूर क्षेत्र, नॉर्दमलैंड, डरहम, स्कॉटलैंड आदि क्षेत्र से एवं स्थानीय लौह अयस्क, लॉरेन क्षेत्र, किरुना, गैलीवारा क्षेत्र, राइन व